अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 34 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। परी से मिलकर वो मेंशन से निकल आया था। सारी रात वो सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। ना उसका दिल बहला ना उसे सुकून आया। ये बेकरारी सी थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फजर की अजानें हुई तो उसने मस्जिद की जानिब रुख किया। नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाए तो समझ नहीं आया कि क्या मांगे। माँ बाप की सलामती मांग कर उसने अपने लिए महज सब्र मांगा था। और फिर वही कोने में एक जानिब लेट गया। आँख कब लगी उसे खबर नहीं हुई थी। वह साइशों का आदि शख्स इस वक्त ज़मीन पर लेटा गहरी पुरसुकून नींद में जा चुका था। और ये ज़मीन पर आई पुरसुकून गोया हर नर्म बिस्तर से बेहतर थी, क्योंकि ये रब की दर की पुरसुकूनी पर थी। इमाम मस्जिद जो तलावत में मशगूल थे, जिस वक्त फारिग हुई इनकी नज़र इस पर गई जो बाजू रखे सो रहा था। इसके ख्याल से वो भी मस्जिद का दरवाज़ा बंद करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सुबह की रोशनी फैली और फिर दिन का मुकम्मल उजाला। फजर से ज़ोहर का वक्त आन पहुंचा था, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। पर फिर उसकी नींद में ख्वाबों की परछाइयाँ हावी होने लगी। वो नींद में बेकरार हुआ था और फिर यखलख्त उठकर बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जबकि सफ़ेद रंगत सुर्ख हो चुकी थी। कई गहरे सांस लिए वो ईद के देखता हवास बहाल करने लगा। मंजर समझ में आया तो पेशानी को मसला। वो मस्जिद में ही सो गया था। ख्वाब में खून आलूद लाशें थी जिसने इसको गहरी नींद से जगा दिया था। उसने बेसाख्ता कलमा और आयतुल कुर्सी पढ़ी। मोबाइल की होती बेल ने उसकी तवज्जो खींची। उसने जैकेट की जेब से अपना मोबाइल बाहर निकाला तो एक चिट भी बाहर निकली। फ़ोन पर अयाज अहमद थे। उसने फ़ोन कान से लगाया और चिट कर पकड़ कर खोला। इस पर लिखी तहरीर ने इसको अयाज अहमद की आवाज़ को मद्धम कर दिया। उसने फ़ोन बिना सुने जेब में डाला और चिट पढ़कर को पढ़ा। मैं जानता हूँ तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे घर में रहने वाला शख्स सादान सहगल कोई और नहीं, तुम्हारे बाप के सबसे बड़े दुश्मन दारिम सहगल का बेटा है, जिन्होंने दारिम सहगल के बाप को गिरफ्तार किया था और उसे उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। सादान सहगल महज तुम्हारे घर में अपने बाप की रहाई के लिए मौजूद है और तभी से शादी करके वो इसे हमेशा के लिए बेच देगा। तुम ये खबर अपने बाबा तक पहुंचा देना। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब तुम मुझसे मुलाकात करके पूछ सकते हो। इस नंबर पर फ़ोन करना, पर अब सब तुम्हारे हाथ में है। यज़दान का दिमाग घूम कर रह गया। वो शख्स आखिर कौन था जिसने चिट इसकी पॉकेट में डाली थी? उस दिन जब वो घर आया था तो काफ़ी थका हुआ था। उसे खुद अपना काम करने की आदत थी, इसलिए जैकेट इसने खुद हैंग की थी। हिरासत मौसम के बायस वो वही जैकेट पहनकर घर से निकला था। ये इत्तेफाक था, ये किस्मत का इशारा कि वो चिट आज उसने देखी थी। उसने कप कपाते हाथों से मोबाइल पकड़ा और वो नंबर डायल करने लगा। आर्यन जो रोज़ के साथ शूटिंग एरिया में मौजूद था, अननोन नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। पर फिर काफ़ी बेल्स के बाद वो कॉल रिसीव कर चुका था। दूसरी जानिब से आवाज़ सुनता उसे लगा सांस लेने को ऑक्सीजन मैसर आ गई हो। उसने रोज़ की जानिब देखा जो ग्लासेस लगाए निशाना लगा रही थी। वो कदरे एक तरफ आ गया। ठीक है, मैं आता हूँ, उसने रोज़ को देख के कहा। तुम रूम में जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम अपने रूम से बाहर नहीं आओगी। उसने सर इस्पात में हिलाई और वहाँ से निकली थी। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वो आर्यन को देखे गोया हुआ, जहाँ चारों तरफ तन्हाई फैली थी। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, वो सच जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरे हाथों इतने गुनाह होते चले जा रहे हैं कि मेरे पास बचने की कोई राह बाकी नहीं है। लेकिन मैं अब मज़ीद तबाही नहीं फैलाना चाहता, मज़ीद अपने हाथों गुनाह नहीं करना चाहता, ना ही इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने देना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं और ताबीर आपकी क्या लगती है? उसने हैरत से सवाल किया। वो मेरे ताया की बेटी है और जो शख्स से शादी करना चाहता है जो तुम्हारे घर में रहता है वो कोई और नहीं, इस शहर के मशहूर गुंडे और माफिया का बेटा है, सादान सहगल, जिसकी असल पहचान मिस्टर सहगल है। यसान के चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासुरात फैले। ये नाम तो उसने अपने बाबा के मुंह से भी सुना था। एसपी वहाज और इसके बाबा की मुलाकात के दौरान भी वो इत्तफाकन वहीं मौजूद था, लेकिन वो हमारे घर में क्यों रह रहा है? तैफूर साइकिल की रहाई के लिए, जिसे तुम्हारे पापा ने बहुत सालों पहले गिरफ्तार किया था, जिसे सजाई कैद हो गई थी। वो लड़का तुम्हारे पापा को एक हादसे के दौरान मिला था, जिसे वो अपना बेटा बनाकर ले आए, लेकिन वो बेटा नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है। आर्यन की तलखी लफ्ज़ों में सिमट आई। आप ये सब कैसे जानते हैं? जिसदान को गोया इस पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी एक गलती की वजह से खुद ये राह चुनी। आर्यन उसे देखता सारी सच्चाई बताता चला गया, जबकि जिसदान का दिमाग घूम के रह गया। यानी आपकी बहन की मौत भी इसी वजह से हुई? मैं नहीं जानता उसे किसने मारा है, लेकिन मैं एक दिन इसके कातिल को ढूंढ निकालूंगा। पर मैं अब किसी और को मरते नहीं देख सकता। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? ताबीर की ज़िंदगी।
ताबीर को सिर्फ तुम और तुम्हारे बाबा बचा सकते हैं। यज़दान का दिल जैसे बेकाबू हुआ। इस लड़की को वो जितना भूलना चाहता था उतना ही वो जैसे इसके सामने आती थी, मगर वो तो ताबीर को अपनी पसंद से अपना रहा है। वो नहीं अपना रहा, बल्कि चंद दिन वो अपने साथ रखेगा और फिर छोड़ देगा और राहों का मुसाफिर बना देगा जहाँ से रहाई मुमकिन नहीं है। और राहों में इतनी ज़ियत, इतनी तकलीफ़ात हैं जिनका अंदाज़ा भी तुम नहीं कर सकते। यज़दान का दिल गोया हलक में आ धड़का था। वो तो मोहब्बत, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपने पीछे भारी आवाज़ सुनता आर्यन का रंग फक हुआ। उसने फ़ौरन अपनी गन निकाली, लेकिन सामने ज़ैन चौधरी को देखे उसकी आंखें फैली थीं। कौन है तुम? उसने गन उस पर जमाई, लेकिन ज़ैन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था, ना खौफ ना घबराहट, जबकि यज़दान के दिलो दिमाग में ताबीर का ख्याल हावी हुआ था। हकीकत का इंकशाफ भी इस दिन हुआ जिस दिन वो सावधान की होने वाली थी। वक्त आन पहुँचे आर्यन सहकर कि तुम्हें रिहाई मिल जाए। बातों में मत उलझाओ वरना मैं गोली चुरा दूंगा। ये ज़ैन चौधरी है, मेरे बाबा के दोस्त। यज़दान के तारुफ पर आर्यन ने हैरत उससे देखा। पर तुम तो दारिम के ऑफिस में, वहाँ आने का भी एक मकसद था, और इन चंद दिनों में मेरी तुम्हारी हर हरकत पर नज़र थी, जिससे मुझे ज़ाहिर हो गया था कि तुम वहाँ से रहाई चाहते हो। वो मुझे जाना है ताबीर के पास उसकी रहाई के लिए। यज़दान ने ज़ैन को देखेगा। अभी नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करोगे। यज़दान ज़ैन ने उसे रोकना चाहा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे जाना है इसी वक्त। वो लड़की, वो मेरी धड़कनों में बसी है, उसे मैं किसी के जुल्म का निशाना नहीं बनने दूंगा। वो तेज़ी से वहाँ से निकला, जबकि आर्यन के नंबर पर आती दारिम साइकिल की कॉल उसे एक पल के लिए घबराहट में मुब्तला कर गई थी। ज़ैन भी चुकन्ना हुआ था। उसने सफ़ीर को यज़दान के पीछे जाने का मैसेज किया था। उसे पता चल गया है। वो ये ज़ैन को देखे बड़बड़ाया था। तुम कार रिसीव करो। आर्यन तजव्वुज़ का शिकार हुआ। भरोसा रखो, तुम्हारी बेबसी तुम्हारी रिहाई का ज़रिया बनाकर ही शायद मेरे अल्लाह पाक ने भेजा है। उसने आर्यन सागर के हाथ पर हाथ रखा। आर्यन ने उसे देखकर फ़ोन का स्पीकर ऑन किया। वह लड़की भाग गई। आर्यन, कैसे भाग गई? तेरे साथ थी वो। पहले जो घबराहट हल्की सी मध्यम थी, अब वो शिद्दत में बदली। कौन सी लड़की? दारिम। एक पल के लिए उसकी धड़कन रुकी थी। वही लड़की जिसका तेरे हाथों एक्सीडेंट हुआ था। आर्यन की धड़कन रवां हो गई थी। सच शुक्र है कि वो लड़की नहीं भागी थी। कैसे भाग गई वो? उसे तो मैंने तुम्हारे वला में रखा हुआ था। तू मान या ना मान, वो लड़की कोई और थी और मेरे वला से भाग गई, जहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मुझे वो लड़की चाहिए। इसके हाथ सबूत लग गए ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। तारिम, तुमने आज साइकिल के साथ जाने का कहा था। तू छोड़ उसे, तू बस किसी भी तरह इस लड़की का पता कर। पर मिस्टर सहगल, छोड़ दे सादान को। वो अकेला भी महफूज है, क्योंकि उसकी सच्चाई मेरे अलावा सिर्फ तुझे पता है। ठीक है दारिम, मैं आता हूँ वहाँ। उसने जैन को देखा जो अब पुरस्कार से मुस्कुरा रहा था। ये तुमने किया? आर्यन गोया सब समझ गया था। मुझे कल ही मिस्टर साइकिल के बारे में तमाम तर मालूमात पता चल गई थी, और ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है। तो अब मैं इसे कहाँ तलाशूँ? आर्यन ने सवालिया निगाह उस पर डाली। तुम जाकर दारिम साइकिल को यकीन दिलाओ कि तुम उसे ढूंढ लोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है। और अहम बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैन ने गोया वक्फा लिया था। तुम्हारी बहन का कातिल बार बार शायान सागर का नाम लेता है। आर्यन गोया उलझा था। शायान का नाम? हाँ, वो बाहर पर यही एतराफ़ करता रहा, लेकिन तमाम तर सबूत उसी के खिलाफ थे। हाँ, वो अनम के कहने पर वहाँ गया था। वो मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा छोटा भाई? तो फिर तुम यहाँ कैसे? उसे तुमने कभी कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की? अनम की वजह से। वो तफसील बताना चाहता था, पर दारिम की दोबारा कॉल ने उसे रोक दिया। वो मुझे गाँव जाने का कह रहा है, तो जाओ तुम, और फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। एन इसी लम्हे जैन के मोबाइल पर फ़ोन आया था। मखदूम चौधरी की कॉल देखकर उसने लब खींच लिया, लेकिन फिर कॉल रिसीव करता वो कान से लगाई मुड़ा था। तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई है, और उसकी एक ही शर्त है कि उसका बेटा आएगा तो अस्पताल जाएगी। उन्होंने बिना कोई तमहीद बांधे कहा था। जैन बेबस हुआ। उसने आर्यन को अपनी गाड़ी में जाते देखा। वो भी वहाँ से निकलता गाँव जाने का इरादा कर चुका था, और माँ से मिलते ही वो सदान सैगल को गिरफ्तार करने वाला था। यज़दान सीधा मेंशन आया और सदान के कमरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन कमरा खाली था, यानी वो बारात के लिए निकल चुका था। उसने अपने बाप को कॉल की। पापा, कहाँ हैं आप? और वो सादान, वो दारिम साइकिल का बेटा है। मैं जान चुका हूँ, तब तक तुम जाओ उसके पीछे। मैं भी बस जेल से निकल रहा हूँ। तुम्हारी माँ मेरे साथ है, पर ये अपने कमरे में थी। उसको साथ लेकर जाना। तैफूर साइकिल को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। इसकी गाड़ी पर हमला हुआ है। इसकी आज़ादी हमारा बहुत नुकसान कर देगी। इसने कॉल कट की और परी के कमरे की तरफ बढ़ा। परी वो घबराया था। वो इसके कमरे की जानिब आया और बेकरारी से अंदर दाखिल हुआ। कहीं भी नहीं थी। वॉशरूम वगैरह भी चेक किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। यज़दान ने इसका सारा कमरा छान मारा। वो सादान के कमरे की जानिब आया जो लाख था। उसका दिल बुरी तरह घबराया था। पूरे मेंशन में परी को पुकारता पागल होने लगा था, लेकिन इसका कहीं नामो निशान नहीं था।
سادان وہ سرگوشانہ گویا ہوا اور اس کے ذہن میں جھمکا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگنے لگا تھا۔ سادان وہ اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے ان کی دوسری گن اٹھائی تھی اور گویا سر پر کفن باندھ کر گھر سے نکلا تھا۔ اس نے سادان کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے نارمل طریقے سے بات کی تھی اور اسے وہیں رکنے کا کہا تھا۔ سادان، پریہان کہاں ہے؟ اس نے گن سیدھا اس کے دل کے مقام پر رکھی تھی۔ کیا مطلب؟ سادان کا چہرہ ایک پل کے لیے سیاہ ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ سادان، میری بہن کہاں ہے؟ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے دھاڑا۔ مجھے کیا پتا، وہ تو تمہارے ساتھ آنے والی تھی۔ پھر اب اس سب کا کیا مقصد؟ جھوٹ بول رہے ہو سادان، مجھے بتا دو پریہان کہاں ہے، کیونکہ اس کے سب سے بڑے دشمن تم ہی ہو۔ میں سچ جان کے ہوں، مجھے بتاؤ سادان، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ تو تم اپنے بھائی کو مارو گے؟ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی کوہنی جمائی اور یزدان کی جانب مڑا۔ بھائی نہیں ہو تم، دشمن ہو، سب سے بڑے دشمن، جسے میرے باپ نے آستین میں سانپ کی طرح پالے رکھا۔ بتاؤ ورنہ میں تمہاری خوشی مکمل برباد کر دوں گا۔ خوشی یا پھر اپنی محبت کو میرا ہوتا نہیں دے سکتے۔ وہ استضاعیہ گویا جبکہ یزدان ایک پل کے لیے نظر چرا کر رہ گیا تھا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، بتاؤ مجھے سادان، پہلے تم بتاؤ کرتے ہو نا اس لڑکی سے محبت؟ وہ سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ مجھے پریہان کا پتہ بتا دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ بات مت بتاؤ سادان، بازید ہوا۔ سادان، مجھے میری بہن چاہیے۔ وہ دھاڑا تھا۔ مر گئی تمہاری بہن؟ مار دیا میں نے اسے، کل رات ہی اسے مار دیا تھا۔ سادان پہ اسی سے گویا ہوا، نہ کوئی افسوس نہ کوئی ترہم تھا، فقط سپاٹ پن تھا، جبکہ وہ حق تک سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ گن والا ہاتھ کپ کپا کر رہ گیا، پر نہ سادان نے ہٹایا نہ یزدان کو خود سے دور دھکیلا۔ سرخپوری سی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گال سے نیچے ہلکی ہلکی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ مار دیا تم نے؟ یزدان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں مار دیا، یزدان کے لفظ لبوں سے نکلے۔ اسی لمحے گولی سیدھا سادان کے دل میں پیوست ہوئی۔ اس کی آنکھیں یکلخت پٹی تھی، دل سے درد وجود میں پھیلنے لگا۔ تم نے مار دیا پریہان کو؟ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ایک اور گولی چلی تھی جو سینے پر لگی تھی۔ سادان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ مارنا نہیں چاہتا تھا، پر وہ مجھ سے تعبیر مانگ رہی تھی تمہارے لیے، جو میں برداشت نہیں کر پایا۔ لفظ اذیت سے اس کے لبوں سے نکلے۔ اور تم نے مار دیا؟ یزدان کے آنسو قطار در قطار گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آنسو تو سادان سائیکل کے بھی بہہ رہے تھے جو درد سے نکل آئے تھے۔ ہاں، کیونکہ میں اسے مزید تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سب جان گئی تھی، سب، اور میں انکل کی نظر میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یزدان کو لگا وہ آج مر جائے گا۔ محض چند وجوہات کی خاطر اس نے اس معصوم لڑکی کو مار دیا تھا۔ اتنی سی وجہ سے مار دیا تم نے میری بہن کو؟ سائیکل مار دیا؟ جان تو میں بھی گیا ہوں۔ تم کون ہو؟ کیوں آئے تھے؟ پر اسے کیوں مار دیا سادان؟ کیوں؟ اس کے بدلے مجھے مار دیتے مجھے، پر اسے کیوں؟ وہ بری طرح سے سکا تھا۔ سادان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ اذیت برداشت کیے بولا۔ تم بھی مرو گے؟ میں مار دوں گا تمہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید گولی چلاتا شیشے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں سادان کے ساتھی تھے، جنہیں وہ دوست کہہ کر ساتھ لایا تھا۔ یزدان نے سادان کی سفید شیروانی سے بہتے خون کو دیکھا اور پھر سرخ آنکھوں سے ونڈو سے باہر۔ گاڑی اندر سے لاک تھی۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا سادان، میں پریہان، سب تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تم انسان نہیں، درندے ہو، سب کے سب درندے۔ ایک بار نہیں سوچا تم نے؟ کاش ایک بار سوچ لیتے۔ معصوم تھی، کم از کم بابا کا ہی خیال کر لیتے۔ اپنا بیٹا بنایا تھا انہوں نے، اور تم نے نہیں ڈھس لیا۔ یزدان کا جی چاہا دھاڑے مار مار کر روئے۔ سادان نے لب سختی سے بیچ دی، جیسے درد حلق سے اتارنے لگا ہو۔ تکلیف پر یزدان کی باتیں حاوی ہونے لگی۔ میں یہاں کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا؟ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کاش سادان میں نہ آتا، پریہان کو کچھ نہ ہوتا، میں نہ جان پاتا کہ تم کون ہو۔ تو تم نے مار دیا پریہان کو؟ اس کی چیخیں گاڑی کی فضا میں گونجنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ پائل کھڑے اس کے ساتھیوں نے شیشہ توڑنا چاہا، لیکن بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں سب کو مار دوں گا، میں مار ڈالوں گا۔ ایک اور گولی اس کے سینے میں اتارتے ہوئے اذیت سے بولا۔ سادان کا وجود بری طرح ہلا تھا۔ تعبیر تمہاری ہوئی یزدان، اسے حاصل کرنے کے بعد میں اسے چھوڑ ہی دیتا، لیکن وہ مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ وہ صرف میری نظر میں جکڑی گئی تھی، جبکہ وہ تمہارے دل میں بس کی ہے۔ سادان نے نہایت اذیت سے کہا، جبکہ یزدان نے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر پریہان کو کیوں مار دیا جب اسے چھوڑنا ہی تھا تو؟ اگر وہ دھاڑا تھا، روتے ہوئے درد رگوں کو کاٹ رہا تھا۔ سادان نے دانت پر دانت جمائے، جبکہ ونڈو پر دستک بڑھنے لگی۔ آج تمہارے سب ساتھیوں کو مار دوں گا۔ میری پری کو مار دیا، اب سب مریں گے، سب۔ وہ آستین سے آنسوئے رگڑے بولا اور گاڑی کا دروازہ کھولے وہ ان پر بری طرح جھپٹا۔ ایک دھن اس پر سوار تھی، وہ تعداد میں 4 تھے، پر وہ اکیلا ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ 20-21 سال کا وہ لڑکا اس وقت خونخوار شیر بنا ہوا تھا جو سب چیر پھاڑ دیتا، اور اس نے سب کو چیر پھاڑ ہی تو دیا تھا۔
گولیاں ان کے سینوں میں اتاری تھی۔ سادان در سے کرتے وجود کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مار دیا میں نے تمہیں پری ہاں، تم نے مجھ پر اپنے بھائی کو فوقیت دی تھی، حالانکہ تم میرے قریب رہی تھی۔ بھائی ہونے کا ہر فرض میں نے نبھایا تھا اور تم نے یزدان کو اہمیت دی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا تھا۔ تعبیر بھی نہ ملی اور تم بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ باپ سے بھی نہ میل پایا۔ سادان سہگل آج پوری طرح برباد ہوتا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھ جما دیے اور سامنے دیکھتے عزیز سے بولا۔ وجود ہلنے سے انکاری تھا، پر اسے اپنا آخری ادھورا کام کرنا تھا۔ وحشی سی انسانیت کی جانب گامزن ہو کر اپنے انجام کو پہنچنا تھا۔ چند سانسیں جو باقی تھی وہ شاید اسی لیے تھی کہ وہ ادھورا کام اس شخص کے سپرد کر جائے۔ اس نے ہمت مجتمع کی، اپنا لیپ ٹاپ پیچھے سے اٹھایا اور اس پر سے پاس ورڈ ختم کرنے لگا۔ جسم سے جان پل پل نکل رہی تھی، پر وہ مرتے ہوئے آخری کام کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ سے پاس ورڈ ختم کیا اور پھر سیدھا بیٹھ گیا۔ تمہارے حوالے کرتا ہوں میں سب۔ سادان سہگل درندہ تھا، لیکن مرتے مرتے وہ ایک نئے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ اذیت بھری سرگوشی سے گیا اور اگلے ہی لمحے ہچکی لیتے وہ دم توڑ گیا تھا، اپنی تمام تر صفاقی بے حسی کے ساتھ۔ وہ آج اپنے ابدی سفر پر چلا گیا تھا، پر نوف یزدان کے لیے ایک راہ کھول گیا تھا، وہ راہ جو شایان ساگر، دارم سہگل اور اس سے جڑے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والی تھی۔ بارات ابھی تک نہیں پہنچی۔ میں فون بھی کر رہا ہوں لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا۔ کمال ملک کا دل گھبرانے لگا تھا۔ انم کی موت کی وجہ سے شادی سادگی سے ہونا قرار پائی تھی، لیکن پھر بھی حویلی میں کافی مہمان جمع تھے۔ شایان اپنے کام کی وجہ سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور آریان سب تیاریاں دیکھتا پراسرار سا تھا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، پاس ہی صنم اور عروشے بھی تھی۔ حریم اپنی گڑیا کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کا دل ایک پل کے لیے گھبرایا تھا۔ سادان سے اس کی کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک دو بار فون پر سرسری سی بات کی تھی جو یزدان نے ناکام بنا دی تھی، اور جب بھی ملاقات ہوئی تھی اس کی یزدان سے ہی ہوئی تھی۔ اس شخص سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی بولتی پرتپش آنکھیں تعبیر کو ہر بار سہما دیتی تھی، پر آج وہ بالکل پرسکون تھی۔ سادان سے شادی کے بعد وہ مینشن میں رہنے والی تھی اور وہ لندن چلا جاتا پھر اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ سادان کو یاد کرتے مسکرانے لگی تھی، لیکن اب فکر بھی ہو رہی تھی کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں ذرا کہ بارات کب تک آئے گی۔ حریم تعبیر کو دیکھے باہر نکل گئی، جبکہ صنم اور عروشے بھی حریم کے پیچھے باہر چلی گئی۔ سلمان ملک تعبیر کے کمرے کو دیکھتا اندر آیا۔ دلہن بنی تعبیر آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سادہ ہی رہتی تھی، تبھی آج اس پر ڈھیروں روپ آیا تھا۔ وہ سلمان کو دیکھ کے خوفزدہ ہوتی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنی داڑھی کھجاتا اس کو گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ ابھی تک تمہاری بارات نہیں پہنچی، کہیں بھاگ بھاگ تو نہیں گیا تمہارا دولہا؟ متنزیہ بولا، جبکہ تعبیر وہاں سے فرار ہونے کا سوچنے لگی۔ کیا خیال ہے مار دوں اسے؟ شایان نے تو تمہیں اپنایا نہیں، اور جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ مر جائے گا، تو اسی بہانے تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ تعبیر نے خوفزدہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ویسے لگ تم بہت پیاری رہی ہو۔ سلمان اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا جب وہ لہنگا سنبھالتی اس سے دور ہوئی تھی۔ سلمان بھائی! اپنے پیچھے آریان کی آواز سن کر سلمان کا ہاتھ وہیں رک گیا، جبکہ تعبیر کو ڈھارسی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، وہ آپ کی چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ میں صرف اس سے بات کر رہا تھا۔ سلمان گھبرا کر مڑا تھا۔ جائے یہاں سے، وہ کرختی سے بولا، جبکہ تعبیر کے آنسو بہہ نکلے۔ ڈرو مت تعبیر، تم مجھے انم جیسی عزیز ہو۔ کاش وہ آج زندہ ہوتی تو آج وہ بھی دلہن بنتی۔ وحاش بھائی نے کچھ نہیں کیا، وہ تو اس کے فون کرنے پر وہاں گئے تھے، پر پھر کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ وہ مشکل وضاحت دے پائے۔ میں جانتا ہوں، بس اس دن جذباتی ہو گیا تھا۔ اللہ تمہیں صبر دے۔ تعبیر نے دہل کر اسے دیکھا۔ آریان چپ چاپ باہر نکل آیا۔ کافی دیر وہ جیسے آریان کے لفظوں کے زیر اثر رہی تھی، پر پھر موبائل پر سادان کا میسج دیکھے وہ مسکرائی، جو اس نے کافی دیر پہلے کیا تھا، پر اس کی نظر اب پڑی تھی جس میں وہ اسے اپنے آنے کا بتا رہا تھا، اور پھر سادان کا خیال اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مجھے لگتا ہے آج مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مجھے مل رہا ہے، سب مشکلات ختم ہو جائیں گی، میری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ میں اس حویلی میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ سادان اس کے ساتھ پوری دنیا گھوموں گی، دنیا کو دکھا دوں گی کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ موبائل رکھے مسکرائی تھی، پر نیچے ہوتے شور سے وہ گھبرائے۔ اپنا لہنگا سنبھالتی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے، اور پھر جیسے سارے خواب چکنا چور ہوئے۔ حویلی کے ذہن میں کسی کی خون آلود لاش آئی تھی، اور وہ لاش کس کی تھی وہ سمجھ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے سلمان ملک کا آنا، وہ لفظ، پھر آریان کا کہنا، سب کا سب تعبیر کو سمجھ جانے لگا۔ پزل سلجھ گئی تھی، اور جب پزل سلجھی تو اذیت ناک سچائی سامنے کھڑی تھی۔ مجمع بڑھنے لگا، جبکہ اس نے سرخ آلود آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ نوف یزدان نے اس سے ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ شور بڑھنے لگا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی نیچے بھاگی تھی، پھر صحن میں آتے وہ تھم گئی۔ سادان کا سر سپاٹ چہرہ بند آنکھوں کے ساتھ زمین پر چٹ
चुप लेटा था। ताबीर की टांगों से जान निकलने लगी, चेहरे पर आंसू बिना रुके बहते चले गए। फिर सिसकी निकली और फिर जैसे वजूद में किसी ने फरीरी दौड़ाई। सादान वो इसकी लाश के पास दोजाना बैठे और उसके चेहरे को छूना चाहा। जब उसने ताबीर की कलाई चेहरा छूने से पहले जकड़ ली और उसे सादान की लाश के पास खड़ा किया। कोया छूने भी नहीं देना चाहता हो। छोड़ो मुझे, बुरी तरह तड़पी यजदान की तरफ मुड़ी, जिसने फौरी उसकी कलाई छोड़ दी। छूने के काबिल नहीं है ये, वो सर सा बोला, जबकि ताबीर का गुस्सा, रोना, तनफर गोया एकदम पड़ा था। तय से उसे ताबीर ने गिरेबान से झकड़ा। तुमने मार दिया ना? तुम यही चाहते थे, अपने दोस्त जैसे भाई को मार दिया तुमने। वो हजियानी हो उसके सीने पर हाथ मारती चीखी। यजदान की लहू रंग आंखों में गोया किसी ने कहर भर दिया था। हाँ, मार दिया, मैंने इसे मार डाला। वो पूरी कुव्वत से दौड़ा था। ताबीर ने दहल कर इसके सीने से हाथ हटाए। वहाज तेजी से इसकी जानिब आया और ताबीर को संभालना चाहा। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी, इसीलिए मार दो। इसकी दोनों कलाइयाँ जकड़े बुलंद आवाज़ में बोला कि हवेली में इसकी आवाज़ की गूंज कई सानियाँ रही थी और लोगों को गोया नया मौका मिल गया। छोड़ो मेरी बहन को। वहाज ने यहसान को दूर धकेला। वो चंद कदम पीछे किसका था। भाई, इसने मार दिया, सदान को मार दिया। वो फूट फूट कर रोती वहीं ज़मीन पर गिर गई। एसपी वहाज, सुल्तान गिरफ्तार करो मुझे, उसने तलखी से कहा, जबकि वहाज गूंग हुआ था। मोबाइल पर होती बेल पर वहाज ने फ़ोन कांसिल किया, जहां यहसान की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स दिए गए थे, जो देने वाला कोई और नहीं, इसका अपना सगा बाप था। याद रखिएगा तामीर मलिक साहिबा, आप सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अगर किसी ने आपके और मेरे दरमियान आने की कोशिश की, उसे जान से मार दूंगा। ताबीर खौफजदा हुई थी। लाश सामने थी और फिर भी मरने मारने की बातें कर रहा था। वहाज ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। घटिया इंसान, तुम्हें मैं छोटा समझता था, लेकिन तुम इतने घटिया निकलोगे मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तेरी बहन मेरी है, सिर्फ मेरी, उसने जुनूनियत से कहा था, जबकि वहाज का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। इसकी हथधर्मी जिद गोया उसे मजीद उकसा रहा था। थमा तो वो तब था जब तबीर बेहोश होकर गिरी। यजदान और वहाज दोनों इसकी तरफ बढ़े थे। आर्यान जो एक जानिब खड़ा था, वो फ़ोन पर दारिम साइकिल को मैसेज सेंड कर चुका था। सदान साइकिल की मौत इस पर गोया बिजली बनकर गिरी थी। पूरे गांव में गोया सनसनी सी फैल गई। यजदान को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने कत्ल का उसने इतराफ़ भी किया था, जिसकी वजह से मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। वो जेल में था जब अयाज अहमद अंदर दाखिल हुए। यजदान, ये तुमने क्या किया? उन्होंने यजदान को देखे पूछा, जिसने खून आशम नगाह से अपने बाप पर डाली। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक है, इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जो काम आपको करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। बहुत गलत किया यजदान, कम से कम कानून तो अपने हाथ में मत लेते। हाँ, लिया मैंने कानून अपने हाथों में, आपकी वजह से। मैंने ये सब किया आपकी वजह से। मेरी बहन मर गई। आपने एक दरिंदे को घर में पनाह दिए रखी, इतना एतबार किया कि कभी आपको इस पर शक नहीं हुआ। इतने जान थे बाबा, सारी दुनिया की हिफाजत करते रहे और एक अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं कर सके। वो धाड़ा था, जबकि अयाज अहमद उसे बेबसी से देख कर रह गए थे। काश बाबा मेरे पास इख्तियार होता, काश मैं उसको पहचान लेता, काश। वो ज़मीन पर बैठे रोया था, फिर भरपूर शिद्दत से वो रोता हुआ। वो अयाज अहमद का दिल ज़ख्म कर गया था। यजदान, उन्होंने पुकारा, जैसे जब उसने हाथ खड़ा किया। मुझे अगर सज़ा होती है तो होने देना, क्योंकि मैं इस वक्त एक मुजरिम, एक कातिल हूँ। ना मैं आपका बेटा हूँ, ना ही आप मेरे बाप। क्योंकि जो भी हुआ इसकी वजह आप है। आपकी वजह से परी इतने साल अजियत सहती रही, तड़पती रही बाबा, पर आप उसकी अजियत नहीं जान सके। यजदान, मुझ में सकत नहीं है, एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। वह इसके करीब बैठने लगे, पर वह झटके से खड़ा हुआ। आईजी अयाज अहमद, आप जाकर अपनी पोस्ट संभालें, अपना मुल्क संभालें। परी के साथ समझ लें कि मैं भी मर गया मैं आप सबके लिए। आज से मेरी पहचान एक कातिल, एक गुंडे की होगी। नौफल यजदान अब सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम की तरह जिएगा। नौफल, ये तुम ठीक नहीं कह रहे। हवालदार, हथकड़ी लगाओ, मुझे लेकर जाओ, मुझे काल कोठरी में, वरना मैं मजीद खून खराबा भी मचा सकता हूँ। उसने सरस से अयाज अहमद को नज़रअंदाज किए कहा था। हवालदार ने आईजी साहब को देखा, जिन्होंने सरस बात में हलाया था। याद रखिएगा अयाज अहमद साहब, अगर आपने मुझे यहाँ से निकालने की ज़रा भी कोशिश की तो मैं वो तबाही मचाऊंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। उसने उंगली उठाए, साफ अल्फाज में धमकी दी थी। अयाज अहमद तड़प कर रह गए थे। सादान मर के दारिम साइकिल की ज़बान घूम गई। आर्यन स्पाट चेहरे के साथ हाथ सीने पर बांधे खड़ा आज दारिम साइकिल को देख रहा था, गोया आज वो इसकी बेबसी देखना चाहता हो।
कैसे मर गया, उसे किस ने मार दिया? वो सदमे के ज़ेर असर बोले थे। कहा जा रहा है कि उसने आईजी याज़ अहमद की बेटी का कत्ल कर दिया था, तभी उसे मार दिया और वो हवेली आने से पहले इसकी मौत हो गई थी। आर्यन हनूस संजीदगी से बोला, इतनी सी बात पे मार दिया? मेरा बेटा था वो, उसने टेबल पर मौजूद सब चीज़ों को ज़मीं बोस किया था। गमों गुस्से से उसकी हालत बुरी होने लगी। दारिम वो आईजी अयाज की बेटी थी। आर्यन ने गोये से जिताया, जबकि दारिम ने सुर्ख अंगार आंखों से उसे देखा, जिसके चेहरे पर गहरा स्पॉटपन था। और वो मेरा बेटा था, मेरा इकलौता सहारा। आर्यन को घुराया था। आर्यन, मैंने अपनी सारी जायदाद सदान सैगल के नाम कर दी थी। मेरे सारे पेपर्स, मेरे सारे पासपोर्ट उसके पास हैं। अब अगर वो आईजी यास के हाथ लग गए तो बहुत नुकसान होगा। आर्यन की हैरत बजा थी। ये सब आपने कब किया? और वो पूछे बिना नहीं रह पाया था। दारिम नज़र चुरा कर रह गया। मुझे लगा तेरी बहन मर गई तो तू यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए मैंने सब सादान के नाम कर दिया, पर मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। दारिम ने नज़र चुराई कहा। इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी थी। सादान की मौत का उसे अफसोस दुख तो था, लेकिन इसको इस वक्त अपने नुकसान का भी बखूबी अंदाज़ा था। यानी तुम मेरे एतबार नहीं करते? वो तलखी से गोया। ऐसा नहीं आर्यन, एतबार है तो सारे अड्डों का इंचार्ज तुझे बना दिया। अब बस पुलिस का डर है। वैसे किसी माई के लाल में इतना दम नहीं, लेकिन अभी सब अड्डों को बंद करके सब आदमियों को अंडरग्राउंड होने का कह दे। बाकी सादान की मौत का मामला कैसे संभालना है, ये तो अब आईजी का अगला कदम मुझे समझाएगा। आर्यन उसकी हाजत तमाकी पर महज अफसोस करके रह गया था। आर्यन, तो ऐसा करके तू अफसोस के लिए उनके घर जा, किसी भी तरह सादान के सारे पेपर्स निकाल कर आ। फिलहाल वो सदमे में है, वो भी कुछ नहीं करेंगे। बेटी मरी है उनकी, आर्यन ने समझाना चाहा था। और यहाँ मेरा बेटा मर गया, वो लड़की भाग गई। तू जानता है कितना नुकसान हुआ है? दारे, मैं तुम्हारे कहने पर ही गाँव गया था और वो लड़की मर चुकी है। उसकी लाश को मैं दफना चुका हूँ, उसके पास कोई सबूत नहीं था। सच कह रहा है? आर्या ने सर इस बात में लाया। फंस गया हूँ मैं पूरी तरह एक नई मुसीबत में। अगर वो आईजी जान गया सादार मेरा बेटा है तो फिर जानता है क्या होगा? फिक्र मत करो दारिम, ऐसा कुछ नहीं होगा। दारिम महज उसे देख कर रह गया और वो जानता था कि आर्यन सब संभाल लेगा। वासुदा ने यह केस अपने हाथों में नहीं लिया था। वो इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। तबीर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसके बायस वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहीं दूसरी जानिब उसने बिना आंसू बहाए उसने अपनी बहन को कब्र में उतारा था, लेकिन अपने बाप पर नज़र नहीं डाली थी। उसे वहां से सीधा जेल ले जाया गया था। इस दौरान उसने किसी से भी मिलना गवारा नहीं किया था। जैन चौधरी पसे पर्दा याज अहमद के साथ रहा था। मैं समझ सकता हूँ अंकल कि आप इस वक्त इस बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। परी की मौत और फिर बेटे का जेल जाना सब बहुत अजियतनाक है। लेकिन अगर आप दारिम साइकिल को गिरफ्तार करेंगे तो बहुत से राज अया होने से पहले ही छुप जाएंगे। दारिम साइकिल अकेला नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई उसकी पुष्ट पे बैठा सब काम सर अंजाम दे रहा है। सादान एक मोहरा था। बेशक वो दारिम साइकिल का बेटा था, लेकिन दारिम साइकिल मुफाद परस्त आदमी है और इसकी पावर को नहीं जानता। वो अवाम की खिदमत करने वाला शख्स है, जिसके घनौने रूप से अवाम अनजान है। दारिम साइकिल इस वक्त अपने हर अगले कदम की तैयारी किए हुए है। वो अगर प्लान ए पर काम कर रहा है तो प्लान बी पर हम करेंगे। और जैन ने आईजी साहब की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर अजियतनाक तासुरात थे, कंधे झुके हुए थे। क्या कहना चाहते हो? सादात साइकिल के लाकर से पेपर्स और लैपटॉप गायब हैं और वो सब यजदान के पास है। वो फ़िलहाल हमें कुछ नहीं बताएगा। इस वक्त वो सदमे के ज़ेर असर है, लेकिन अगर तारिम साइकिल को तबाह करना है और तो हमें थोड़ा सब्र करना होगा। आखिरी वक्त में जो बातें हुई वो सादान और यजदान के दरमियान हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि यजदान ने वो पेपर्स ऐसे ही नहीं उठाए। उसका लैपटॉप वगैरह सब कुछ यजदान के पास है, यानी कुछ तो ऐसा है जो फ़िलहाल छुपा हुआ है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन यजदान उन्होंने तायीद की थी। आपके नुकसान का मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा वादा है कि इससे जुड़े सब लोगों को अपने अंजाम को पहुंचा कर रहूँगा और जब तक मुझ में दम है इस मुल्क के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके रहूँगा। उसने अपने सीने पर हाथ रख के जोश से कहा। याज़ अहमद की आंखें भीगी थी।